उच्च गति आशुलिपि विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट, प्रतिलेखन संख्या 24, कुल शब्द 1423। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय, ऐसा लगता है कि यह बिल सारी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस सारी संपत्ति की समुचित रक्षा करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस सरकार का जो व्यवहार है और जिस प्रकार का आचरण है और जिस तरह से सरकार ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उसके बाद आवश्यक सेवा अधिनियम लाकर उसका दुरुपयोग किया है, इस सारे आचरण को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल का अधिकार जो सुरक्षा बल को दिया गया है वह उचित नहीं मालूम पड़ता। यह बात सही है कि इस बिल में न्यायपालिका के अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार, राज्य के अधिकार, इन तीनों अधिकारों पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। जिस तरह के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं, इन प्रावधानों से यह शंका खड़ी होना स्वाभाविक है कि इनका दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति के नाम पर मजदूरों को दबाने के लिए और उनकी जायज़ आवाज़ को किसी भी तरह से दबाने के लिए किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से अब तक इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, उसी प्रकार से इसका भी किया जाएगा। इस तरह से ब्लैक अधिकार लेने का मतलब साफ है, इसके कारण मुश्किलें पैदा होंगी। साथ ही आप ही केवल सार्वजनिक संपत्ति नहीं चला रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वे भी करोड़ों की संपत्ति पर अपना काम चला रहे हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कल को क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग भी यही मांग नहीं करेंगे कि उनको भी इसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं? उस वक्त आपके लिए उनकी मांगों को मानने से इनकार करना कठिन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस सब का एक विशेष प्रभाव होगा। महोदया, आप जानती हैं कि संपत्ति की रक्षा ईमानदारी से होती है, कर्तव्य पालन की भावना से होती है और निष्ठा से होती है। स्पष्ट है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग मजदूरों को दबाने के लिए होगा। उनकी वाजिब मांगों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा। उनको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से भयानक रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग होगा। अगर आपने अब तक आवश्यक सेवा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया होता तो हम मान लेते कि एक एक्ट का भी दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। आप यहाँ पर जो भी कानून लाते हैं उनको असमान बताते हैं, बहुत पवित्र बताते हैं और यह भी कहते हैं कि हम इन कानूनों को ईमानदारी से ला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो भावना रहती है वह बहुत गंदी रहती है। आपने सुरक्षा बल के लोगों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया। उनकी जो शिकायतें होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, उनकी सेवा शर्तों में जो कमियां होंगी, उनके संबंध में वे कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं कि उन बातों के बारे में हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अब तक जो भी आपकी सरकार रही वह निकम्मी सरकार रही। हमारे एक मित्र ने तो यह तक कहा, पैरा महोदय, हमारे एक मित्र ने यह कहा है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है। अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है तो प्राइवेट संपत्ति की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही हैं। इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है जो अधिकार केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है। अंततोगत्वा उन अधिकारों का उपयोग सुरक्षा बल और कमांडर करेंगे।
मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या इसके कारण जिन राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनमें और केंद्र सरकार में संघर्ष होने की संभावना नहीं है? अगर आप वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक उद्योगों में जो दुर्व्यवस्था है उसमें आप मजदूरों को भागीदार बनाते। अगर मजदूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाता है तो संपत्ति की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी प्रकार से भी मजदूर संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मजदूरों पर आपको विश्वास नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार बताती है, सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार बताती है और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर वर्ग पर विश्वास नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके मन में इच्छा नहीं है। अन्यथा एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रयास होना चाहिए था कि हिंदुस्तान में मजदूरों के संग बढ़ता बढ़े, उनकी यूनियनें फले फूलें ताकि आगे चलकर नक्सलाइट वर्ग यहाँ पैदा न हो, तोड़फोड़ करने वाले वर्ग यहाँ पैदा न हो। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि संबद्धता हो, वे कानून और कायदे से अपनी लड़ाई लड़ें, कानून और कायदे से हड़ताल पर जाएं, कायदे से नोटिस दें और बातचीत करें। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। पैरा मान्यवर हमारे माननीय कांग्रेस कमेटी पार्टी के सदस्य ने जवाब देते हुए वॉच एंड वार्ड शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि केवल मूक दर्शक नहीं रह सकता है। मैं समझता हूं कि कायदे से अगर कहीं पर अपराध होता है तो किसी भी आदमी को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को साधारणतया इस देश में गिरफ्तार करने का अधिकार है। उसके सामने अगर कोई चोरी करे तो उसे पकड़कर सौंपें। पैरा महोदया, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम अनाज मांगते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद की समस्या सुलझाने की बात तो अलग रही, बात के बारे में हम और टैक्स लगाते जा रहे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला कागज फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि शंकर मिश्रा जो बीज है गेहूं का, सोनारा या मैक्सिको, उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान 1-1, 2-2 बीघे के किसान नहीं हैं। 1-1, 2-2 बीघे के जो किसान हैं अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दे दिए जाएं तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 50-50, 100-100, 200-200 बीघे जमीन है या बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ पर यह नितांत असंभव है। यह कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल
कर लिया गया है या नहीं। पैरा। दूसरी बात यह कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक बाद देनी चाहिए वह बाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, किंतु वह और महंगी हो गई है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ उनको बतलाना चाहिए था वे उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे और सन 1970-71 का वर्ष कृषि के लिए उसी प्रकार से खराब रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहेगा। पूर्णविराम।